नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर। अभी तक हम लोगों ने 2025 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। सभी वीडियो आज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्लास 12 यूपी बोर्ड वाले प्लेलिस्ट में। और 2024 का पार्ट 1, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है का व्यतिकरण को प्रभावित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए, मतलब कंडीशन बतानी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की दो स्रोत है मान लीजिए, और कंडीशन ये होती है दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और आयाम लगभग समान होने चाहिए, तभी व्यतिकरण होता है। तो यहां से मान लो पहली स्रोत निकली, यहां से दूसरी, कहीं किसी बिंदु पर, माध्यम में किसी बिंदु पर ये दोनों मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो इनकी तीव्रता होगी या आयाम होगा या फिर विस्थापन होगा, विस्थापन के टर्म में ही बताते हैं, वो इनके अलग अलग, मान लो इसके विस्थापन x1 है, इसका x2 है, तो जो इनका नेट विस्थापन इस बिंदु पर होगा x बराबर x1 प्लस x2 नहीं होता है। तो क्या होता है, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर समान दिशा में है तो ऐड होती हैं, विपरीत दिशा में है तो माइनस होती हैं। तो इसी घटना को हम अध्यारोपण कहते हैं, प्रकाश का अध्यारोपण, और इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। देखो, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर कुल विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर नहीं होता, कुछ अलग होता है, जिसे हम प्रकाश का अध्यारोपण कहते हैं। और इस घटना को फिर या फिर इसके बाद लिख सकते हैं कितना होता है, तो दोनों के विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगर आप नहीं लिख पाए तो एक बार फिर से बैक करके ध्यान से लिख लीजिए, स्टेटमेंट यही है और इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। अब बनाना चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं इसको। बाकी हम कंडीशन की बात करेंगे, संपोषी व्यतिकरण कब होता है और विनाशी व्यतिकरण कब होता है। संपोषी व्यतिकरण होता है जब यहाँ पर मैक्सिमम हमें तीव्रता मिले, या फिर जब दोनों ऐड हो। तो संपोषी व्यतिकरण मतलब दीप्त मिलता है या फिर उच्चिष्ट मिलता है, और विनाशी व्यतिकरण का मतलब यहाँ पे अदीप्त मिले, निम्निष्ट, डार्क मिले, तो उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, इसी को हमें जानना है। आपने अगर ये वाईडीएससी वगैरह पढ़ा होगा, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, यंग द्विछेद्र प्रयोग, तो उसमें उच्चिष्ट, निम्निष्ट या फिर दीप्त अदीप्त ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो कब होती है, उसी को हमें समझना है। सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और इधर विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन लिख देते हैं। विनाशी व्यतिकरण की बस लिख देते हैं। संपोषी व्यतिकरण, देखो, जहां पे प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहां पर तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता होता है I1। दो किरणें हैं तो एक की तीव्रता I1 होगी, एक की I2 होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, I1 I2 प्लस 2I1 I2 cos फाइव। और जो आयाम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, AR² बराबर A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाइव। संपोषी वितरण कब होगा, जब तीव्रता अधिकतम होगी या फिर आयाम अधिकतम होगा, उस बिंदु पर विस्थापन मैक्सिमम हो। तो और किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो I1 I2 या फिर A1 A2 तो उनका फिक्स है, A1 A2²। वो तो फिक्स है, बदल क्या रहता है, दोनों के बीच कलांतर, फाई क्या होता है, कलांतर। तो अगर cos फाई की वैल्यू अधिकतम होगी, मैक्सिमम, तो उस बिंदु पर संपोषी वितरण होता है, और अगर यही cos फाई की वैल्यू न्यूनतम होगी तो विनाशी वितरण होता है। ये एक तो पहली कंडीशन है। यदि cos फाई अधिकतम हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा। तो संपोषी व्यतिकरण होगा। अधिकतम कितना हो सकता है cos फाई की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा दोनों की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है +1 होती है, और मिनिमम -1। तो यहाँ पे cos फाई कितना होना चाहिए, चाहिए। अब 1 कब कब होगा, जब फाई की वैल्यू या फिर डेल्टा फाई, कलांतर, पहला लिखेंगे यहाँ पे कलांतर,
कालांतर डेल्टा फाई बराबर क्या होगा? सबसे पहले कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, फिर किस पे 1 होगी? 2 पाई पर, 2 पाई पर ये वैल्यू रिपीट करते हैं अपनी, मतलब 2 पाई इनका आवर्त होता है, आवर्त पीरियड होता है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब ये वैल्यू होंगी, तो वहां पे क्या होगा? समपोषी वितरण। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं हम, डेल्टा फाई बराबर लिख दिया 2n पाई, और n बराबर क्या होगा? n की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इंटीजर। देखो n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 इंटू 2 6 पाई, ऐसे मिलते जाएंगे आपको। ये तो हो गया कलांतर। दूसरा होता है पथांतर। दो ही कंडीशन आपको लिखनी है, एक तो कलांतर कितना होना चाहिए, एक आप चाहे तो डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख सकते हैं, सीधा लिख दें डेल्टा फाई बराबर 2n पाई, n बराबर 0, 1, 2, 3, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब आप समझे रहेंगे तो लिखने में आसानी होगी। पथांतर, पथांतर कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स से लिखते हैं पथांतर को। देखो पथांतर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप फार्मूले से लगा सकते हैं। डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये फार्मूला होता है पथांतर और कलांतर में संबंध। तो अगर जब आप देखो ध्यान से, डेल्टा फाई जब 0 रखोगे तो पथांतर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा फाई की वैल्यू जब 2 पाई रखोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। जब 4 पाई रखोगे तो पाई से पाई कटेगा, और 2 दूनी 4, 2 लैम्डा, ऐसे 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से आएगा। तो इसको जनरल टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप इसको एन लैम्डा लिखें, एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू कितनी हुई? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। देखो जब 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा आ जाएगा। तो ये होगी दोनों कंडीशन दशाएं जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ये संपोषी वितरण के लिए होंगी। अब विनाशी वितरण पे आते हैं। यदि क्या होगा? cos फाई की वैल्यू, cos फाई बराबर, cos फाई का मान न्यूनतम हो, cos फाई का मान न्यूनतम हो तो विनाशी वितरण हो, तो विनाशी व्यतिकरण होता है। cos फाई की वैल्यू न्यूनतम कितनी होती है? cos थीटा sin थीटा की दोनों की सेम होती है, cos फाई बराबर हो जाएगा -1, ये न्यूनतम वैल्यू है cos फाई की। -1 कब होता है? सबसे पहले तो पाई बराबर कहाँ पे होता है? 1 पाई पर। cos पाई की वैल्यू होती है -1, 180 की वैल्यू। फिर उसके बाद 2 पाई के बाद रिपीट करता है अपना, तो पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा 5 पाई, 5 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा 7 पाई, इस तरीके से। अब इसको जनरल टर्म में लिखना है, कैसे लिखें हम? तो इसको जब आप 2n-1 पाई करते, देखो n बराबर कितना रखेंगे? n बराबर जब 0 रखोगे, n बराबर 0 से नहीं यहाँ पे शुरुआत होगी, अगर -1 ले रहे हैं तो n बराबर 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। n बराबर 1 रखोगे तो आएगा क्या? 1, हाँ। देखो n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, 2 -1, 1 पाई, तो पाई मिल जाएगा। जब 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 -1, 3 पाई। जब 3 रखोगे तो 2 3 6 -1, 5 पाई। इस तरीके से 1, 2, 3 और इंटीजर ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 2n+1 लिख सकते हैं, तो n बराबर 0 से लेना पड़ेगा बस। 2n+1 पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें n बराबर 0 से लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। कुछ लोग 2n-1 प्रीफर करते हैं, कुछ लोग 2n+1, आपको जो समझ में आए वो कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है कलांतर कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये तो पथांतर हो गया, पथांतर। कलांतर देख लेते हैं, कलांतर क्या होगा? डेल्टा एक्स बराबर, हम्म, तो क्या होता है फार्मूला? डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा बाई 2 पाई डेल्टा फाई, तो रखो यहाँ पे, जब फाई की जगह पे, डेल्टा फाई की जगह पे पाई रखोगे तो पाई से पाई कटेगा, लैम्डा बाई 2 बचेगा। फिर जब 3 पाई रखोगे
तो पाई से पाई कटेगा, 3 लैम्डा/2 बचेगा, 3 लैम्डा/2। और जब 5 पाई रखोगे तो पाई से पाई कटेगा, 5 लैम्डा/2 बचेगा। तो इस तरीके से वैल्यू बचेंगे, उसके बाद 7 लैम्डा/2 आ जाएगा। अब इसको जनरल टर्म में क्या कैसे लिखें? सेम इसी तरीके से लिख दिया, 2n-1, 2n-1 लैम्डा/2, सब में लैम्डा/2 है। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। n बराबर 1 पहले जब लोगे तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू लैम्डा/2 तो लैम्डा/2। जब n की वैल्यू 2 लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 लैम्डा/2। ऐसे 1 2 3 लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है आपको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते पूरा, तो डायरेक्ट इतना लिखिए, डेल्टा फाई बराबर 2n पाई, n बराबर 0 1 2 3, अर्थात डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा, n बराबर 0 1 2 3। ये वैल्यू आप लिख दीजिए तो भी आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, व्यतिकरण की डेफिनेशन लिखिए, बाकी ये कंडीशन लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, खाकरा 8O16 ऑक्सीजन का परमाणु है, का परमाणु द्रव्यमान 16 mu है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1 mu 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो आपको ये याद भी हो जाना चाहिए, नहीं दे तब भी पता होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये परमाणु द्रव्यमान दिया है ऑक्सीजन का, और हमें क्या निकालना है? इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। न्यूक्लियन में कौन कौन आते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो तरीका क्या है, पहले उसको समझ लीजिए, फिर जो है कैलकुलेशन बचेगा उसके बाद। तो सबसे पहले हम इसके परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। अगर परमाणु द्रव्यमान लिखा है तो इसमें तीनों का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम नाभिक का द्रव्यमान निकालना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान क्षति निकालनी होती है। द्रव्यमान क्षति जितनी में होता है उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देते हैं। अब है क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल देंगे, और हम न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान है, 8 न्यूट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे, जो भी बचेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से होता क्या है, ध्यान से देखो। मान लो ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का नाभिक है, चलो 8 न्यूट्रॉन है प्लस 8 प्रोटॉन है। अगर यही न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन अलग अलग होते हैं तो इनका द्रव्यमान इस नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है, और जितना अधिक होता है वही द्रव्यमान क्षति होता है, और उसी की तुलना में हमें जो है, उसी के कंपैरिजन में जो हमें मिलता है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा या फिर द्रव्यमान क्षति आपने पढ़ा हो, तो जो द्रव्यमान क्षति होती है वही बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, नाभिक का द्रव्यमान, मतलब 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन। ये कैसे मिलेगा? दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा करके जोड़ देते हैं, फिर इनके अलग अलग द्रव्यमान से को जोड़ेंगे, और नाभिक का द्रव्यमान कैसे मिलेगा? परमाणु द्रव्यमान दिया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा देंगे। नाभिक में कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस, नाभिक में नहीं सॉरी, परमाणु में। परमाणु में तो ये इन तीनों से मिलकर परमाणु बनता है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों का द्रव्यमान दिया है 16 mu। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया, इसमें 8 से गुणा करेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इसमें से 16 में से माइनस करेंगे, तो हमें नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से सुनो एक बार फिर से। ये जो परमाणु द्रव्यमान दिया है इसमें कौन कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, तीनों का है, तीनों से परमाणु मिलकर बना है। हमें चाहिए नाभिक का, तो नाभिक में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये टोटल परमाणु द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन वाले द्रव्यमान को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? नाभिक ही तो बचेगा, तो वो हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान। और फिर इनका अलग अलग द्रव्यमान निकालेंगे। यहाँ पे क्योंकि नाभिक बनने में कुछ ना कुछ बंधन, वो द्रव्यमान क्षति होती है, वही बंधन ऊर्जा बनता है। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो फिर ये आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो टोटल सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 8 गुणे 0.00055, ये कितना आ जाएगा? कर लो, 8 पंचे 40, और 8 पंचे 40, 4 44, 4 बचा है 4,
दो जीरो, जीरो जीरो ध्यान से पूरा करना है इसमें। और कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 2 5, ये होगा ना। जीरो लगाते, 0.00440। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 4 बचा है, देखो गलती हो गई ना। देखो ध्यान से, 8 पंजे 40, 4 बचा कैरी, 8 पंजे 40, 4 44, फिर 4 बचा, 8 शून्य शून्य, तो 4 और 2 जीरो तो आया। फिर कहें हम बार बार 5 अंक पे दशमलव, सही है। ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे, इसमें से नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, नाभिक का द्रव्यमान निकालेंगे। ध्यान से देखते जाओ, वो एक बार आप पूरा क्वेश्चन पूरा देख लो, फिर उसके बाद दोबारा देखना तो समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार में नहीं आ रहा तो दोबारा गारंटी है समझ में। नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 16 mu है। ठीक है, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम हटा देंगे, तो नाभिक न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का बचेगा, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो नाभिक का बचेगा। तो 16.0000, आप ये लिखना चाहो लिखो या ना लिखो, -0.00440। इसको यहाँ पे कहीं माइनस कर लेते हैं, या फिर इसको तो ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक कैरी ले जाओगे, लास्ट में 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 डिजिट पे, यहाँ पे 5 डिजिट पे, एक जीरो और बढ़ा लो। चलो यहाँ पे कर ही देते हैं, नहीं तो फिर 16.0000 माइनस कितना है, 0.00440, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लो। ठीक है, तो लिख के माइनस कर लेना, क्योंकि अगर गलती हो गई एक अंक में भी तो फिर आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा आपके। यहाँ से कैरी ले जाओगे 10 में से, सॉरी पहले जीरो से जीरो गया, यहाँ से कैरी ले जाओगे 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, और फिर 9 में से जीरो जाएगा 9, 9 में से जीरो जाएगा 9 पॉइंट, और यहाँ पे बचेगा 5 1, तो 15.9956, 15.99560, ये हो गया नाभिक का द्रव्यमान। अब क्या करना है, हमें अलग अलग ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल देना है। 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखो अलग होगा ये। अभी देखना, ये वाला द्रव्यमान इससे ज्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग द्रव्यमान, जब नाभिक न्यूक्लियन अलग अलग होते हैं तो उनका द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, या फिर नाभिक का द्रव्यमान अलग अलग न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है। जो ये द्रव्यमान में कमी आती है, इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और उसी के बराबर बंधन ऊर्जा हमें मिलती है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 गुणे न्यूट्रॉन का कितना दिया है, न्यूट्रॉन का दिया है 1.00898, है ना, 1.00898, एक बार वैल्यू देख लेता हूँ फिर से, 0.00898, ठीक है सही। प्लस 8 गुणे कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का कितना दिया है, 1.00759 इनको गुणा करो, सॉल्व करो, कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आसानी से होगा। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 64, 64 और एक 65, 6 बचा है कैरी, 8 9 72, 6 78, 7 बचा है, 8 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा, 71, 7 बचा है, 8 शून्य शून्य, तो 7 हो जाएगा, 8 शून्य शून्य और 8 1 8, ये हो गया। प्लस 8 3 24, और 2 बचा है, 8 9 72, 2 74, 7 बचा है, 8 पंचे 40, 7 47, 4 बचा है, 8 7 56, 4 60, 6 बचा है, 8 शून्य शून्य, 6 और दशमलव को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए, यहाँ पे लिख के मैं जोड़ दे रहा हूँ, 8.071856 प्लस 8.06074, 6 4 10 और 5 4 9, एक 10, 8 7 15, एक 16
और एक एक दो, 7 6 13, एक 8.1326। ठीक है, 8 8 16 होगा ना, तो 16.1326, 16.1326। देखो, इसमें से भी 4 अंक तक है, यहाँ भी 4 अंक तक, ये जीरो चाहो तो हटा दो लास्ट में, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है देखो ध्यान से। ये आया है 15.9956। और ये कितना आया, 16.1326। तो ये वाला ज्यादा है। बताया था मैंने, अलग अलग जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होते हैं तो उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, नाभिक बनता है, तो कुछ द्रव्यमान क्षति होती है जिससे द्रव्यमान कम हो जाता है, उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो अब द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति। डेल्टा एम बराबर क्या होगा, ये अलग अलग न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 16.1326 माइनस 15.9956, 15.9956 रफ कर दे। अब इसको माइनस कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर। आपको यहाँ पे माइनस कर देना, 16.1326 माइनस 15.9956, 6 में से 6 जाएगा जीरो, और यहाँ से कैरी ले आओगे, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 2 बचा है, फिर कैरी ले जाओगे तो 12 में से 9 जाएगा, और 9 3 12, यहाँ जीरो बचा है, यहाँ से कैरी ले जाओगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 1 में से 1 जाएगा जीरो, जीरो जी। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, जीरो जीरो क्या, दशमलव पहले एक ही जीरो लगाना है, 0.137। ये आ गया द्रव्यमान क्षति। अब बंधन ऊर्जा क्या होगी, जो जितनी भी द्रव्यमान क्षति होती है उसके रिस्पेक्ट में जो ऊर्जा बनती है वही द्रव्यमान क्षति होती है। ये एएमयू में आया है, तो बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर लिख देते हैं डेल्टा एम टू, एक एएमयू में कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने एएमयू है, सीधे लिखें 0.1370 इंटू 931, जो भी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। भी देखो, ये यहाँ पे जो है गुणा मत करना, नहीं तो फिर आपको एक बार डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो कल कर ही लेते हैं। ये बराबर कितना आ जाएगा, करो गुणा इसको, बार करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं, रुको। कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर तो होता नहीं एग्जाम में, तो ये कैलकुलेशन इसी तरीके से आपको करना है। कितना 931 गुणे 0.137, बस इतना करो, जीरो तो चाहो हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जीरो लिख दो, लो 7 1 7, 7 3 21, और 7 9 63, 63 2 65, 3 1 3, 3 3 9, और 3 9 27, 1 1 1, 1 3 1 9 9, छोड़ दो, 7 3 1 4, 3 1 4, और 9 1 10 5 15, 7 6 13 3 16, 16 1 17, 9 2 11 1 12, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 127.547, 127.547। ये आंसर नहीं है ये आपका, क्यों, ये पूछा है इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, देखो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को न्यूक्लियन बोला जाता है, तो 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन, 16 न्यूक्लियन है, तो इसको हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रति न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की कितना, ये तो हो गई 16 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 16 न्यूक्लियनों की हो जाएगी कितनी, तो लिखेंगे हम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी, ई बराबर 127.547 डिवाइडेड बाई 16, 16 न्यूक्लियन है, 16 से डिवाइड कर देंगे, एक का कितना है, सॉरी 16 का इतना है तो एक का न बटे 16 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए आप।
कैसे करेंगे? डायरेक्ट करें? हम्म, कितना? 16 कितनी बार जाएगा? 5 6 7 बार जाएगा। 16 7 112। 16 8 कितना हो जाएगा? 128 ज्यादा हो जाएगा। 16 7 112। 12 8 20 8 7 15 बचेगा। फिर हो जाएगा 5 उतारोगे 55। तो 16 9 144। लेकिन दशमलव लग जाएगा क्योंकि 5 उतार रहे हैं तो दशमलव के बाद उतार रहे हैं तो दशमलव। बोलो 9 144। 44 6 50 5 11 114। फिर 16 7 112। बस 2 अंक तक कर लो, इतना काफी है। 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर होगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लो। कैलकुलेशन इतना आपको करना ही होगा, बिना इतना कैलकुलेशन के जो है काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, फिर कैलकुलेशन तो आसान होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का गा कह रहा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो दो समांतर चालक है के बीच की दूरी आप मान लीजिए कितनी, आर है। इसमें धारा मान लीजिए I1। पहला वाला कंडीशन लेते हैं, दोनों में धारा की दिशा समान है, मतलब दोनों ऊपर की तरफ ले लो या फिर दोनों नीचे की तरफ ले लो। इनके बीच की दूरी आर है, तो इनके बीच पहले बल कितना लगता है ये फार्मूला लिख दीजिए। एफ बराबर, तो ये प्रति मीटर होता है बल, तो ये होता है म्यू 0/4 पाई 2I1 I2 बाई आर। ये बल का फार्मूला होता है। इसकी दिशा क्या, देखो दिशा क्या होती है, कैसे दिशा निकालेंगे, या फिर बल की दिशा हमें निकालनी है ना, तो बल की दिशा कैसे निकालेंगे, ध्यान को। दोनों के बीच जो बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगता है, इसके कारण इस पर बल लगता है, दोनों का बल सेम होता है, चाहे ये 1 2 बोल दो, F12 बोल दो, और यही F21 की वैल्यू भी यही आनी है। अगर इसका डेरिवेशन देखना है आपको तो 2025 का जो है 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2025 के लास्ट सेट में, सेट 7 में आप जाके देख लेना, सर्च कर लेना। कौन से क्वेश्चन है ये नहीं देखा मैंने। पांचवा, पांचवे का शायद कोई पार्ट है, पांचवे का ही कोई पार्ट था, तो उसमें इसका डेरिवेशन मैंने कराया है। अगर डेरिवेशन करना है तो ध्यान ध्यान से जाके उसको 2025 का सेट 7 में देख लेना। अब इस पे दिशा निकालनी है, बल की दिशा, पहले दोनों पे निकालते हैं। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ पे धारा की दिशा में अंगूठा रहेगा और उंगलियों को उस तार की दिशा में करेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे, तो अंदर की तरफ क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। हम्म। अब जो है इस पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, आई हो गया। अब इस पर हमें बल की दिशा निकालनी है, क्योंकि बल की दिशा की बात पूछ रहा है। तो बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, तीनों उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका, इसको परस्पर लंबवत संयोजित करते हैं, और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यिका को किधर रखते हैं, धारा की दिशा में। तो अंगूठा जिधर होगा वो बल की दिशा को बताएगा। तो इसमें कैसे करेंगे हम, देखो तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, धारा ऊपर की तरफ जा रही, तो ये मध्यिका जो उंगली है वो धारा की दिशा में ऊपर की तरफ, तो अंगूठा इधर आ रहा है बाएं साइड, तो इधर की तरफ चुंबकीय बल लगेगा। F12, सॉरी F21 लिखते हैं इसको। कैसे लिखा जाता है इसको, F21 का मतलब दूसरे तार पर जो बल लग रहा है 1 के कारण। अब इस पर आ जाते हैं, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें हम कैसे करेंगे, इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखो, राइट हैंड थंब दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से बाहर की तरफ आएगा, बाहर को हम डॉट से लिखते हैं, तो डॉट से बना दिया। इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की तरफ है, और धारा ऊपर की तरफ। तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए। तो इस उंगली को बाहर की तरफ रखना होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और धारा बाहर किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे बनेगा, देखो दिख रहा है। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये धारा की दिशा। अब अंगूठा इधर दाहिने साइड में जा रहा है, तो दाहिने साइड में जो लगेगा इस पर चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे F12। तो देखो दोनों तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आकर्षण। तो क्या लिख देना, अ, जब धारा, जब धारा समान दिशा में है,
समान दिशा में होगी, फिर होती है, तो दोनों चालकों के बीच तो दोनों चालकों के बीच इसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन पूछा नहीं है, जरूरी नहीं है डेरिवेशन लिखना, लेकिन फार्मूला जरूर लिख देना। तो दोनों चालकों के बीच आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन के लिए फिर से आप फिगर बना लेना। कैसे बनाओगे? एक धारा को विपरीत दिशा में कर दो, एक धारा को नीचे की तरफ कर दो। चलो ठीक है, अब धारा इधर हो गई है, अब हटाओ। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र किधर बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र तो इस वाले के कारण बनता है, I1 में I2, I1 I2 उसमें भी कर लेना, या मैंने I कर दिया था। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, देखो किधर लगता है बल। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ये उंगली अंदर की तरफ, धारा नीचे की तरफ है, तो इस बार ये उंगली मध्यिका जो है नीचे की तरफ रहेगी और अंगूठा इधर जा रहा है, तो चुंबकीय बल इधर लगेगा। इसको मैंने क्या लिखा था? F21। दूसरे तार पर पहले तार के कारण, तार 1 है, ये तार 2 है, तो इधर को लग गया। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इधर किधर बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से धारा नीचे की तरफ है, तो इस बार अंगूठा नीचे रहेगा, और इसको उंगली को घुमाओगे तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ को हम क्रॉस से, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। अब इस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की तरफ है, ये उंगली अंदर की तरफ, धारा ऊपर है, तो ऊपर की तरफ ये उंगली, और अंगूठा इधर जा रहा है, चुंबकीय बल इधर लगेगा। F12 तार 1 पर 2 के कारण, तो क्या होगा? देखो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा बल हो गया? ये प्रतिकर्षण का, तो इसी को लिख देना है। दो बार फिगर बना लेना है आपको। जब धारा विपरीत दिशा में हो, देखो पहले वाले में दोनों हमने ऊपर लिया था, इस बार एक ऊपर जा रही धारा, एक नीचे, तो ये हो गया विपरीत दिशा। जब धारा विपरीत दिशा में हो, दिशा में होती है तो दोनों चालकों के बीच कौन सा बल लगेगा? बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, कर्षण का बल लगता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का घात। व्हीटस्टोन क्षेत्र की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कर चुके हैं, एक बार और कर देते हैं। चलिए, तो व्हीटस्टोन क्षेत्र पहले बना देते हैं। पहले जो है 4 प्रतिरोध हम इस प्रकार संयोजित करते हैं। नाम आप रख दीजिए, चाहे कुछ लोग R1 R2 R3 R4 करते हैं, या फिर PQRS कर दीजिए, PQRS, और इनके बीच में भी एक प्रतिरोध लगा ही देते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दो। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है? ऐसे में एक बैटरी लगा दिया 20 वोल्ट का, ये पूरा व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलन की अवस्था में कब होता है? जब अगर गैल्वेनोमीटर में धारा 0 हो, तो उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। इसको लिख दीजिए। यदि गैल्वेनोमीटर में, गैल्वोनो, कैसे लिखते हैं? गैल्वेनोमीटर में गैल्वनो, देख लेना कैसे लिखा जाता है। गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो, धारा शून्य हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। ये लिख देना है आपको पहले। फिर इसके बाद क्या करना है? संतुलन धारा इसमें अगर 0 है, इसमें I बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ देखो धारा वहीं पे प्रवाहित होते हैं जहाँ दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है, मतलब उनके विभव में अंतर होता है। अगर धारा नहीं प्रवाहित हो रही,
ये और मतलब करंट कहीं फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में धारा अगर नहीं जा रही, इस ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ नहीं जा रही, तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं का विभव सेम होगा। आप कोई वैल्यू मान लो, इसको x मान लो, यहाँ का विभव, या फिर वी एक्स बोल दो या फिर x बोल दो, चलो x ही बोल दो, ठीक है। अब इस पॉइंट को a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो। चलो यहाँ का विभव सीधा सीधा v की टर्म वी ए वी एक्स, यहाँ दोनों का विभव सेम मानेंगे। क्यों क्यों सेम मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इसका मतलब इन दोनों के बीच विभवांतर जीरो है। तो अगर विभवांतर जीरो तब होगा जब दोनों का विभव सेम होगा, तो वी एक्स माइनस वी एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये संतुलन की अवस्था है। अब हमें इनके भुजाओं के बीच संबंध निकालना है। तो ध्यान से देखो, किरचॉफ का नियम आप सबने पढ़ रखा है, तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे बस। चाहे तो लूप लगा लीजिए, लूप लगाने से क्या होगा, लूप भी लगा सकते हैं और लूप लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। चलो यहाँ पे करते हैं। मान लो बैटरी से धारा आई आती है और इस ब्रांच में यहाँ से आने के बाद आई वन इसमें जाती है, आई टू इसमें जाती है। अब कोई धारा इसमें तो जा नहीं रही है, तो आई वन इसमें भी जाएगी, यही धारा आई वन, और ये इसमें आई टू जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई, इस वाली ब्रांच में बीच में कोई धारा नहीं जाएगी, तो आई टू ऐसे जाएगी और आई वन ऐसे जाएगी। यहाँ पे फिर से आई धारा मिल जाएगी आपको। तो अब क्या करेंगे, देखो किरचॉफ का नियम लगाएंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों। कुछ लोग लूप लगा के करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे ये वाला थोड़ा सा आसान लगता है। आसान का मतलब थोड़ा छोटा होता है। वी ए वी ए माइनस, यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है विभवांतर, धारा इंटू आई, वी बराबर आई आर होता है ना। तो यहाँ की धारा आई वन है और प्रतिरोध कितना है पी, तो वी माइनस आई वन पी। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, आई आर होता है, तो धारा कितनी है आई वन, और प्रतिरोध हमने कितना लिया है पी, तो आई वन इंटू पी हो जाएगा। तो माइनस आई वन इंटू पी बराबर कितना हो गया, वी एक्स, बराबर वी एक्स, एक्स पर पहुंच गए। ठीक है, आप चाहो तो पूरा लूप लगाओगे तो फिर इसके लिए करेंगे हम वी ए माइनस, एक मिनट इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वी ए माइनस एक्स, वी ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वी ए माइनस वी एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस का आई वन पी हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। इसमें वही काम करना है सेम। एक अगर आपको समझ में आ गया, सब आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से, वी ए वी ए माइनस आई टू इंटू क्यू, ये क्यू है पूरा, बराबर वी एक्स। तो वी ए माइनस वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आई टू क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, अब इन दोनों में कर लो, वी एक्स माइनस आई वन आर, यहाँ पे आई वन इंटू आर, आई वन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। तो यहाँ से वी बी इधर लाओगे तो वी एक्स माइनस वी बी बराबर आई वन आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फोर बोल दो। इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए, वी एक्स माइनस आई टू एस, वी एक्स यहाँ पे क्या है, वी एक्स माइनस आई टू एस बराबर वी बी, माइनस आई टू एस बराबर वी बी। तो एक बार इधर ले आओ, वी एक्स माइनस वी बी हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस आई टू एस, ये माइनस आई टू एस इधर गया तो प्लस आई टू एस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर, ये सॉरी ये थ्री हो जाएगा। ये करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे वी ए माइनस एक्स, वी ए माइनस एक्स समीकरण एक बटे दो कर दो, वन बाई टू। वन बाई टू करोगे तो वी ए माइनस वी एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा इधर वन, तो इधर क्या बचेगा, आई वन पी बाई आई टू क्यू। ठीक है, तो आई वन आई टू इधर ले आओ, आई टू ऊपर चला जाएगा, आई वन नीचे आ जाएगा, तो आई वन बाई आई टू बराबर पी बाई टू। चार समीकरण हो गया, इसको पांच बोल दो। सेम काम इसमें भी करेंगे, तीन में चार से डिवाइड कर देंगे, समीकरण तीन डिवाइडेड बाई चार, तो वी एक्स माइनस वी बी, वी एक्स माइनस वी बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
क्या बचेगा, आई वन आर, यहाँ पे मतलब कैंसिल होंगे तो वन बचेगा, वन इक्वल टू आई वन आर अपॉन आई टू एस। इसको इधर ले आओ, आई वन आई टू को इधर ले आओ तो आई टू ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो आई वन नीचे आ जाएगा, तो आई टू बाई आई वन इक्वल टू आर बाई एस। इसको समीकरण 6 बोल दो। समीकरण 5 और 6 से ध्यान से देखो तो बायां पक्ष दोनों में बराबर है। ये उल्टा लिख दिया हमने ना, आई टू ऊपर जाएगा और आई वन नीचे आएगा, ये टू और आई वन। ठीक है, 5 और 6 में क्या कर दे, समीकरण 5 व 6 से बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होना चाहिए, तो पी बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई एस। पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, ये आपका हो जाएगा। तो करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुझे बोल बोल के समझा समझा के आपको इतना करना है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, दो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगना चाहिए आपको, 3 मिनट 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो जाएगी व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था की भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लूप वाला नियम लगा के भी कर सकते हैं, लूप से भी। अ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घा का अथवा। इसमें दो पार्ट होते हैं घा वाले में, तो दोनों में से कोई एक करना होता है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, तो कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो नए तार का प्रतिरोध निकालना है, पहले तार बनाते हैं। एक तार है, मान लो कितना है, इसका मान लो क्षेत्र लंबाई एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्षेत्रफल है वो ए है। इसका प्रतिरोध, इसका जो भी पदार्थ होगा उसका कुछ विशिष्ट प्रतिरोध रो है। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध दिया है आर कितना, 16 ओम। फिर क्या कह रहा है, इसे पिघला कर पहले से आधी लंबाई, इसे पिघला दिया जाता है, तो पिघलाएंगे तो आधी लंबाई का बना रहे तो इसकी जो क्षेत्रफल होगा या फिर मोटाई बढ़ जाएगी। यही तो होगा, जब पदार्थ वही है तो अगर लंबाई आधी कर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा तार। अब लंबाई कितनी होगी, एल बाई टू। क्षेत्रफल कितना हो गया, मान लो ए डैश, हमें नहीं पता क्षेत्रफल क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल के बारे में कुछ दिया नहीं, ऐसा मत सोचना कि क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा, अगर होना होगा तो अभी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो, क्योंकि पदार्थ वही है, उसी तार को पिघला कर बनाया गया है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो ही रहेगा। जब पदार्थ बदलता है तभी विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है। अब आगे क्या करें, इसका प्रतिरोध मान लो आर डैश है, तो आर डैश हमें निकालना है, उसका नए तार का प्रतिरोध निकालना है। तो अगर क्षेत्रफल मिल जाए हमें, देखो इसका प्रतिरोध अगर फार्मूला लिखे तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, रो लंबाई बटे एरिया। तो ये दिया है 16 ओम। अब यहां से क्या करेंगे, अगर हमें इसका प्रतिरोध आर डैश बराबर निकालना है तो रो एल बाई टू बाई ए, क्या हो जाएगा, रो एल बाई टू, सॉरी ए डैश करेंगे, टू ए डैश, ये निकालना है। रो एल बाई टू, एल तो मान लो अभी यहाँ से तुलना करके दिया है हमें, ए डैश नहीं पता है, तो ए कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। इसी पदार्थ को पिघलाकर ये तार बनाया गया है, तो उसका आयतन तो सेम होगा, जितना पदार्थ इसमें होगा उतना पदार्थ इसमें होगा, मतलब दोनों का आयतन सेम होगा। तो मान लो इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि उसी तार को पिघलाकर दूसरा तार बनाया गया, इसलिए दोनों का आयतन समान होगा, V1 बराबर V2। अब ये बेलनाकार तार है, तार लिखा है तो बेलनाकार ही हम मान के चलते हैं। तो बेलनाकार तार का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एल, या फिर एच, ऊंचाई दिया है तो एच, तो पाई आर स्क्वायर को हम एरिया बोल देते हैं। यही तो जो यहाँ पे सर्कल बनता है वृत्त पीछे, इसी का स्क्वायर पाई आर, तो ए इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू एल, वी वन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, और वी टू क्या हो जाएगा, ए डैश, ए डैश इंटू कितना, एल बाई टू, इसकी लंबाई कितनी है, एल बाई टू, दूसरे वाले का आयतन, पहले वाले का आयतन हो गया एरिया ए इंटू एल यहाँ से, और दूसरे वाले का ए डैश इंटू एल बाई टू। तो देखो एल से एल कट जाएगा, ये ए डैश कर देना इसको, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, टू इधर आ जाएगा, ए टू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डैश बराबर टू ए, तो एरिया कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अपने आप से अंदाजा मत लगा लेना, ऐसे हमेशा ऐसा नहीं होता है, अगर कोई और वैल्यू दी जाएगी तो कुछ वैल्यू अलग ही आती है। तो ये इतना प्रोसेस जरूर कर लेना ऐसे क्वेश्चन करते समय। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो डबल होगा क्योंकि आधी किया, तो दिमाग में आ सकता है कि लंबाई आधी कर रहे हैं तो एरिया डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है।
इसको जरूर कर लेना आप। अब यहाँ पे रख दो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाई टू, ए डैश की जगह पे क्या रखेंगे, टू ए। टू ए तो कितना हो जाएगा, फोर ए हो जाएगा ये। फोर को आगे कर लेते हैं, वन बाई फोर, वन बाई फोर आगे कर यार कितना होगा, रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए की वैल्यू आपको दी गई है 16 ओम, रख दीजिए यहाँ पे। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 16 ओम दिया गया है क्वेश्चन में। वन बाई फोर रो एल बाई ए की जगह पर 16, चार चौके 16, तो कितना आ जाएगा, नए तार का प्रतिरोध 4 ओम। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर गलती से कोई यहाँ पे डबल करके लगाता तो आंसर तो सही आ जाता, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, तरीका आपको यही लगाना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है। कह रहा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, अगर 2025 आपने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है तो आपको ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इसको कर रहे हैं, करा देता हूं मैं यहाँ पे। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे, तो दो प्लेटें होती हैं, एक पर धन आवेश होता है, एक पर ऋण आवेश होता है। के बीच की दूरी को, प्लेटों का क्षेत्रफल हम ए से लिखते हैं और इनके बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं। इस पर मान लो प्लस क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू सेम आवेश होता है, या फिर अगर इनकी आवेश घनत्व दिया गया है प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा हो जाएगा यहाँ का आवेश है। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। बना दिया, अब क्या करना है, तो देखो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी बराबर क्यू बाई वी। तो हमें क्यू तो पता नहीं है, हमें कोई क्यू दिया नहीं है, तो इसलिए हम तो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इसकी जो है क्यू निकाल लेते हैं, चलो क्यू निकाल दिया, तो जो आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा ए। ठीक है, क्यू की जगह पर सिग्मा ए रख देंगे। वी निकालना है, देखो प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है, इसे हम ई से लिखते हैं, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे बना सकते हैं। ई होता क्या है, किसी भी प्लेट के कारण, सीट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो कितना बनता है, इसके आसपास ई बराबर होता है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो इस बिंदु पर मान लो निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में तो हम आवेश को जो है चिन्ह के साथ रखते नहीं है, पता होना चाहिए। तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसके कारण प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाएगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ई बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे आप, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, क्यों वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं अभी बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि हमें विभव निकालना है, और विभव क्या होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, v बराबर होता है E इंटू डी, जो भी वैद्युत क्षेत्र है इंटू डी। तो ई v बराबर क्या हो जाए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हो गया, आप वैल्यू रख दो। धारिता सी बराबर, धारिता सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, सिग्मा ए अपॉन वी की जगह पर सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कटेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ध्यान से देख लो, ना तो आवेश पर निर्भर कर रहा है और ना उसके आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है। किस पर, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, ए हो गया प्लेट का क्षेत्रफल और डी हो गया इनके बीच की दूरी, तो आकार और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब पूछ रहा है धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो धारिता यहां से देखोगे फार्मूले से तो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो क्षेत्रफल को बढ़ा दे, ठीक है, तो पहला लिखेंगे क्षेत्रफल ए बढ़ाएंगे तो क्या होगी, धारिता बढ़ेगी। इसको आप पूरा सेंटेंस में लिखेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। दूसरा कैसे, डी देखो इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी को हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। तो डी घटाने से, डी कम करने से दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी घटाने से धारिता बढ़ती है। दो तरीका तो ये हो गया, हालांकि तीसरा तरीका भी होता है। तीसरा कैसे, इन प्लेटों के बीच में जो है कोई प्रावैद्युत माध्यम रख देते हैं, प्रावैद्युत कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो लिख लो अलग से, अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, अगर टाइम है तो जरूर लिखिए।
ठीक है, क्योंकि सबसे जो बेस्ट तरीका है इसकी धारिता बढ़ाने का यही है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाओगे, मान लो हमारे पास छोटे संधारित्र चाहिए, तो क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो फिर आकार बढ़ जाएगा। दूरी तो जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना हम कर ही देते हैं, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से तो आकार बढ़ जाएगा। मेन तरीका अच्छा क्या है इसका, इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे। तो इसमें तीसरा तरीका क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर, परावैद्युत पदार्थ रखने से, रखने से धारिता, धारिता के गुना बढ़ जाती है। के क्या है, के गुना बढ़ जाती है। यहाँ पे के क्या होता है, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। यहाँ पे लिख देना C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी थी, जब परावैद्युत पदार्थ यहाँ पे रख देंगे जिसका परावैद्युतांक के हो, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। यहाँ पर के क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। तो ये 3 तरीके होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 4 करना होता है। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट 3 में हम उन सभी 8 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक आप इनको तैयार करिए।